करते हुए भगवान कामतानाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य संतों का और आप सभी चित्रकूट के भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस वन महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि अपने वनवास काल के उस कालखंड में जिस धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबसे पवित्र धरती माना था, आज वहां पर मुझे प्रदेश सरकार के इस 6ठम वन महोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां पर आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। त्रेता युग में पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वनों की कमी होती गई, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जीव जंतु अन्य कम होते गए और उसके बाद तमाम प्रकार के असंतुलन की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भूला दिया है और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है, तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। ये जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे न रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि कभी सूखा, यह भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है। कामतानाथ गिरी का जो वन है उसकी आकृति भी धनुषाकार है
भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा कार्यकाल वहां व्यतीत किया और यही कारण है कि हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आज भी पूरा देश कामतानाथ गिरी का परिक्रमा करता है और बड़ी श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों की अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये केवल श्रद्धा को व्यक्त करने का नहीं, बल्कि उस समय की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक एक कण को, एक एक वनस्पति को हम इसके अवसर पर जब परिक्रमा करते हैं तो उसके संरक्षण की गारंटी भी देते हैं कि भगवान की कृपा तो पूरी सृष्टि पर है और हम लोग यहां पर हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय से, उससे पहले से आपका संरक्षण इस धाम पर पड़ा है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही आश्वासन देने के इसी संकल्प के साथ हजारों श्रद्धालु कामदगिरी परिक्रमा के साथ अपने आप को जोड़ता है और उसके माध्यम से भगवान श्री राम और चित्रकूट में निवास करने वाले कोटि कोटि देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था का भाव भी व्यक्त करता है। जो वन यहां पर बनाया जा रहा है, इसमें रामायण कालीन सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों की स्मृति इसके साथ जुड़े। अगर आपने वनों को आच्छादन तेज किया, उसे बनाया, उसको संवारने का काम किया, जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति को अपना करके इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी विभाग और जनता जनार्दन के सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर किया। वन विभाग की और सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि जो वृक्ष लगाए गए उनका संरक्षण भी हो, वे सुरक्षित भी रहें। एक दूसरा, जो पहले से चली आ रहे पेड़ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 100 साल पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता देते हुए उनके व्यवस्थित संरक्षण की व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और इस दिशा में एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। अक्सर उन वृक्षों की कीमत को लोग अज्ञानतावश समझने का प्रयास नहीं करते। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसी संभावित आपदा से भी बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। और इसीलिए हेरिटेज वृक्ष चिन्हित करना और उससे प्राचीन काल के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें बचाने की कार्रवाई के साथ आगे जुड़ना। एक बरगद के पेड़ की कीमत क्या है, एक पीपल, एक पाकड़, जामुन, देसी आम, नीम, ऐसे अनेक अर्जुन, अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी अपनी एक दैवीय उपयोगिता भी है। आपने देखा होगा पीपल को, बरगद को, पाकड़ को, इन सबको काटने की मनाही होती थी, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के मित्र हैं, जीव सृष्टि के मित्र हैं।
इन पर पूरी जीव परंपरा आधारित है, निर्भर करती है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ में आगे बढ़ता है तो वह इनको भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में इनकी रक्षा करें, और वृक्षारोपण अभियान के दौरान पाकड़ है, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन और उस प्रकार के सभी वृक्षों को, जामुन के परंपरागत वृक्षारोपण के साथ साथ फलदार वृक्षों को भी हम लगाएं। आम है, आंवला है, अमरूद है। हर गरीब घर के पास सहजन का एक एक पेड़ लग जाए तो सहजन उस परिवार के कुपोषण की समस्या का समाधान कर देगा। सहजन की सब्जी कितना प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। वर्ष में 2 बार आपको उसकी फली भी प्राप्त होगी, और यही नहीं, उसकी पत्तियों को अगर गाय को खिलाएंगे तो गाय भी पुष्ट होगी, ज्यादा दूध देगी। लेकिन हम इस औषधि को भी आज भूल चुके हैं। 60 लाख सहजन की पौध वन विभाग ने तैयार की है, और 60 लाख सहजन हम प्रदेश के अंदर फ्री में हर उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन्हें आवास मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर के सामने अगर सहजन का पेड़ नहीं लगाया है तो उसे एक सहजन का पेड़ देने का कार्य भी वन विभाग इस अवसर पर करने जा रहा है। 25 यानी कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य इस पूरे सीजन में वन विभाग ने रखा है। एक बड़ा अभियान है, जन सहभागिता इसमें आवश्यक है, और मेरी आप सबसे अपील है हम एक एक वृक्ष की रक्षा का दायित्व निभाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने यहां पर अभी एक सज्जन को यहां सम्मानित किया जो अब परिवार में उनका कोई नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन वृक्षारोपण के लिए और वृक्षों की रक्षा के लिए समर्पित किया है। अभी उनका सम्मान यहां मंच पर हुआ है। आप भी प्रदेश के अंदर परंपरागत रूप से विरासत से प्राप्त इन वृक्षों के संरक्षण के लिए वृक्ष मित्र बनकर के आप भी प्रकृति के मित्र बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़कर के कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि चित्रकूट जनपद में पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक वृक्ष मित्र बनकर के प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार की रक्षा करने के लिए हम सब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य संतों से भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अब जो फलदार वृक्ष भी लगाएं, हमारा प्रयास होना चाहिए वो प्राकृतिक बागवानी हो। गाय का गोबर और गौमूत्र से जो भी हम उसके माध्यम से उर्वरक तैयार करते हैं, जो भी खाद तैयार करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीवामृत या घनामृत जो भी इसके माध्यम से बनता है, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जोड़ा है। और इस वर्ष को हम लोग बजट में भी ये प्रावधान किए हैं कि मां गंगा के दोनों तटों पर 27 जनपद हैं। इन जनपदों में मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक बागवानी के लिए हम लोग जहां प्रोत्साहन के लिए सरकार के स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, वहीं बुंदेलखंड के 7 जनपदों को हमने प्राकृतिक खेती की दृष्टि से चयनित किया है। और मैं आह्वान करूंगा,
आपको उद्यान विभाग, वन विभाग फ्री में प्राकृतिक खेती के लिए बीज और वृक्ष दोनों उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। हमारा प्रयास हो कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड उसमें डाले बगैर गाय के गोबर और गोमूत्र से जो जीवामृत बनता है उसकी ट्रेनिंग लेकर अगर हम उसी का छिड़काव करेंगे तो आप प्राकृतिक पद्धति से अच्छी बागवानी को भी आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से यह समाधान का रास्ता भी निकालेगा और आपके बाग में जो बागवानी होगी उससे जो फल आएंगे उस फल की भी अच्छी कीमत आपको प्राप्त हो पाएगी। और इस दिशा में बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को एक मिशन मोड पे हमें लेने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बुंदेलखंड में आया हूं, आज इस अवसर पर मुझे अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जो अनेक परियोजनाएं यहां पर लगभग 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 81 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर हो रहा है। इससे पहले फरवरी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट की धरती पर आकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। बुंदेलखंड में एयरपोर्ट भी बन रहा है। बहुत शीघ्र अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही एक एमओयू किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, जिसके माध्यम से हम लोग बुंदेलखंड में खासतौर पर यहां पर जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि बहुत शीघ्र वायु सेवा बुंदेलखंड से प्रारंभ हो। लखनऊ से चित्रकूट, दिल्ली से चित्रकूट या फिर अन्य शहरों को चित्रकूट से सीधे वायु सेवा के साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने एक एमओयू पर यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अपना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है और शीघ्र ही ये वायु सेवा यहां से प्रारंभ होने जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी एक महत्वपूर्ण नोड चित्रकूट में बनने जा रहा है। और यही नहीं, कभी चित्रकूट के नाम से लोग यानी कभी बड़ी पवित्र भाव के साथ भगवान राम के साथ चित्रकूट का नाम जोड़ते थे। पिछली सरकारों ने चित्रकूट के साथ भय और आतंक शब्द जोड़ दिया था। मुझे प्रसन्नता है आज चित्रकूट डकैतों से मुक्त हुआ है और चित्रकूट में शांति है। विकास के पथ पर चित्रकूट तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह निवेश के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही रोजगार भी यहां सृजित होगा। यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के 76 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास दिया जा चुका है और हमारा प्रयास होगा, मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा और जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि जो 1200 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, मिशन मोड में हमारा प्रयास होना चाहिए कि सीएसआर के पैसे से स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी हर एक विद्यालय में बन जाए। हम इसका प्रयास यहां पर करें जिससे चित्रकूट के सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। जल जीवन मिशन के अंदर कभी यहां पर जल का भीषण संकट होता था। हमारी माताओं को, बहनों को 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर से घर के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मोदी जी ने आपके घर तक जल पहुंचाने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, यहां पर चलने वाली 400 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। लगभग 75 से 80% काम पूरा हो गया है और बहुत शीघ्र
चित्रकूट जनपद के हर घर में हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आरओ का पानी आपके घर में पहुंचाएंगे। जो पानी होटलों में एक बोतल की कीमत 15 रुपए 20 रुपए होती है, वह पानी आपके घर में फ्री में भरपूर पानी आपको घर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, हमें जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बरसात के एक एक जल की बूंद को बचाना, यहां पर जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को चेक डैम बनाना, जो खाली हैंडपंप हैं जो सूख चुके हैं, उसको हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जोड़ सकते हैं, वह एक मॉडल चित्रकूट में पिछली बार प्रदर्शित भी हुआ था। उसका प्रदर्शन करते हुए गांव-गांव में इसके साथ जोड़ना। आप देखेंगे लगातार अगर आप जल संरक्षण के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ेंगे, अमृत सरोवर के साथ जुड़ेंगे, हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनना चाहिए, हर राजस्व गांव में अमृत सरोवर बनाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए, जन सहभागिता के साथ जुड़ना चाहिए। और फिर विकास खंड के अंदर, जनपद के अंदर अमृत सरोवर में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जहां पर जनता अपने सहयोग से अमृत सरोवर बना रही है, अच्छा अमृत सरोवर बना रही है, बैठने की व्यवस्था कर रही है, वहां पर वृक्षारोपण कर रही है, उसे सम्मानित करने का कार्य, जो ब्लॉक के अंदर 3 ऐसे अमृत सरोवर बनेंगे, वहां पर हम उन्हें सम्मानित करें। फिर जनपद स्तर पर उनका कंपटीशन हो, जनपद में 3 ऐसे अमृत सरोवर को भी सम्मानित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। ये अमृत सरोवर भी जल संरक्षण के उत्तम केंद्र बन पाएंगे। भाइयों बहनों, अगर आपने इसको किया तो ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में ये अमूल्य जल संसाधन आपकी एक धरोहर बनेगी, आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक उपलब्धि होगी। अन्यथा जहां पर अंधाधुंध दोहन हुआ है, जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, पानी खारा हो गया है, प्रदूषित हो गया है, वहां पे भीषण बीमारियां भी हो रही हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर इन कार्यक्रमों के साथ हम सब जुड़ेंगे इस विश्वास के साथ। आज यहां पर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस केंद्र का भी शुभारंभ हो रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा का भी लोकार्पण हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय पाही में पाही का भी लोकार्पण हो रहा है, ग्राम भेद्दू विकासखंड राजापुर में गोवंश विहार का भी निर्माण हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास डिग्री कॉलेज में अतिरिक्त क्लासेज का भी निर्माण हो रहा है, संपर्क मार्गों की परियोजनाओं का भी आज लोकार्पण यहां पर हुआ है। और इसके साथ ही शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं में जिला संयुक्त चिकित्सालय में मैटरनिटी वार्ड का निर्माण और चिकित्सालय के मरम्मत के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य है। एनएचएम के अंतर्गत ड्रग वेयर हाउस यानी दवाओं के लिए सुरक्षित, यहां पर जिले के अंदर जितनी भी दवा की आवश्यकता होती है उसका एक केंद्र हम यहां पर बना पाएंगे। 21 उपकेंद्र जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के होंगे, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां हो रहा है। आईटीआई मानिकपुर में वर्कशॉप, क्लासरूम और आईटी लैब के निर्माण कार्य का भी आज यहां पर शिलान्यास हो रहा है। गोवंश विहार एलाहा बढ़ैया में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, रूरबन पर्यटन सुविधा केंद्र मऊ और रूरबन मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स, रूरबन आजीविका प्रशिक्षण केंद्र सोनेपुर, रूरबन उद्यमता प्रशिक्षण विकास केंद्र मऊ, ऐसे तमाम अन्य केंद्रों का यहां पर कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर जो लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाएं और शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं, इसके लिए चित्रकूट वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ चित्रकूट की धरती पर जब हम आते हैं तो 2 पूज्य संतों का स्मरण बरबस हो आता है। रामायण काल में राम को जन जन तक पहुंचाने वाले
महर्षि वाल्मीकि की भी पावन धरती लालापुर भी चित्रकूट में ही है। आप सोचिए, महर्षि वाल्मीकि के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जन जन तक पहुंच गए और आधुनिक वाल्मीकि के रूप में जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से मध्यकाल में भक्ति के साथ साथ शक्ति की एक नई चेतना जागृत की, संत तुलसीदास जी का राजापुर भी तो यही है। इन दोनों पूज्य ऋषि और संतों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों स्थलों के पर्यटन विकास के लिए भी एक बृहद योजना हमारी बननी चाहिए। लालापुर में रोपवे के निर्माण की कार्रवाई को हम बढ़ा रहे हैं। पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा। वन विभाग से मैं ये भी कहूंगा कि वनों के अंदर जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी के एनओसी पड़े होंगे, उसको भी समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा दें। कम से कम लोगों के आवागमन जब ठीक रहेंगे तो उन लोगों की जिम्मेदारी हम वनों को उनकी सुरक्षा के जिम्मे सौंपें, वन औषधियों के साथ उन्हें जोड़ें, जिससे वे वन औषधि का वहां निर्माण भी करें, वन औषधि वहां पर पैदा भी करें और उसको अपनी आमदनी के साथ पैदा भी करें और उसको अपनी आमदनी के साथ भी जोड़ें और वनों की रक्षा भी करें। एक व्यवस्थित कार्य योजना उनके साथ मिलकर के अगर हम आगे बढ़ाएंगे, अच्छा कार्य होगा। ऐसे ही राजापुर में कनेक्टिविटी हो या संत तुलसीदास जी के पवित्र धाम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, या फिर चित्रकूट के बाईपास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो। और अभी तो हम यहां पर्यटन के एक बहुत बड़े आस्था का तो केंद्र है ही, एक टाइगर रिजर्व भी हम लोग यहां पर देने जा रहे हैं। अब यहां पर डकैत नहीं पैदा होगा। अब भाइयों बहनों, यहां पर टाइगर यहां का जब गुर्र आएगा ना, तो चित्रकूट की ओर से वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक संदेश, वन संरक्षण का एक संदेश देश और दुनिया के अंदर देने में सफल होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चित्रकूट के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वन महोत्सव के लिए पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है और आज हमने 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को भी रखा है। हर व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी बच्चे के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाने का कार्य करे और वृक्षारोपण के इस महाअभियान को आगे बढ़ा करके उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में लेगा। इस विश्वास के साथ वृक्षारोपण महाअभियान के शुभारंभ पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।